अब हम मेवाड़ के गुहिलों के उदय के बारे में बात करेंगे। गुहिल और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में। गुहिल गो अथवा गुह्यदत्त आनंदपुर बड़नगर के अंतिम राजा शिलादित्य का पुत्र था। पुत्र जन्म के बाद उसकी माता पुष्पावती अपना पुत्र विजयादित्य नामक ब्राह्मण को सौंप दिया और वह स्वयं सती हो गई। ब्राह्मण ने उसका पालन पोषण किया। कर्नल टॉड के अनुसार किशोरावस्था में गुह ने ईडर भील राजा का वध करके उस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ब्राह्मण द्वारा पोषित होने के कारण सूर्यवंशी शिलादित्य के वंशज 10 पीढ़ी तक ब्राह्मण नागर कहलाए, परंतु श्यामलदास ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कर्नल टॉड और नैन्सी की ख्यात के वर्णनों को सही नहीं मानते हैं। गुहिल ने मेवाड़ के किन क्षेत्रों पर शासन किया अथवा राजस्थान में उसका राज्य कितना विस्तृत था, इस संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। जनश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि गुहिलों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र नागदा था और गुहिल एक बड़े क्षेत्र का शासक था। गुहिल के उत्तराधिकारियों के बारे में भी हमारे पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है। अभी तक जितने साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसके उत्तराधिकारियों का क्रम शील, अपराजित, भरत भट्ट, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह और नागादित्य रहा होगा। कर्नल टॉड ने भी 8 पीढ़ियों का उल्लेख किया है, परंतु गुहिल के किसी भी उत्तराधिकारी के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। टॉड के अनुसार गुहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक राजा हुआ, जो भीलों के हाथों मारा गया और भीलों ने गुहिलों से अपना ईडर राज्य वापस छीन लिया। आगे चलकर नागादित्य का पुत्र बप्पा बड़ा पराक्रमी निकला। हम बात करें बप्पा की ऐतिहासिकता की, तो मेवाड़ के इतिहास में बप्पा का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में उसके जीवन की मुख्य घटनाओं तथा उसका तिथि क्रम निर्धारित करना दुष्कर काम है। ख्यात लेखकों ने इस चमत्कारी व्यक्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कपोल कल्पित घटनाएं लिखकर उसकी ऐतिहासिकता को और भी अधिक रहस्यमय बना दिया। श्रुतियों के सहारे कुछ विवरण प्राप्त होता है। ईडर के गुहिल वंशी राजा नागादित्य की हत्या के बाद उसकी विधवा रानी अपने राजा के बारे में इस प्रकार वर्णन करती है कि बप्पा जो है वो अपने विधवा पत्नी अपने 3 वर्षीय नागादित्य की हत्या के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने 3 वर्षीय पुत्र बप्पा को जाति की कमलावती के वंशजों के पास ले गई और कमलावती ने गुह के जीवन को बचाकर शिलादित्य के राजवंश की रक्षा की। इस प्रकार की अन्य कथाएं हैं। हम बात करें बप्पा नाम अथवा विरुद्ध, क्या बप्पा नाम का कोई राजा हुआ अथवा बप्पा किसी राजा का विरुद्ध है, इस संबंध में इतिहासकारों में भारी विवाद है। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं किंतु उपाधि है, ये कविराज श्यामलदास के अनुसार कहा गया है और श्यामलदास के अनुसार यह शील के पोते महेंद्र की थी। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत में पक्ष में वजनदार तर्क भी प्रस्तुत किए हैं, परंतु अभी तक किसी का मत सर्वमान्य नहीं हो पाया। बप्पा के समय की बात करें तो वल्लभी संवत 205 में वल्लभीपुर का पतन हुआ। ये कर्नल टॉड का गणित है और उसके 190 वर्षों के बाद बप्पा का जन्म हुआ। इसके पश्चात हम बात करें बप्पा की चित्तौड़ विजय की, तो जनश्रुतियों के अनुसार 8वीं सदी में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी जो गुहिल के नाम से विख्यात हुआ और बप्पा ने मौर्यवंशी राजा मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, परंतु इस जनश्रुति में विशेष ऐतिहासिक वजन नहीं मिलता है। बप्पा की मृत्यु के बारे में कर्नल टॉड का 50 वर्ष की आयु में बप्पा खुरासन राज्य में चले गए, उधर के राज्यों को जीता और वहां की बहुत सी मलेच्छ स्त्रियों के साथ विवाह किया, जिनसे उनके बहुत से पुत्र और पुत्रियां हुई और 100 वर्ष की पूर्ण आयु के बाद वहीं पर बप्पा की मृत्यु हुई।
बप्पा के बाद भट्ट ग्रंथों में बप्पा रावल के उत्तराधिकारियों के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। भोज के समय में शांति बनी रही, परंतु मेवाड़ के भीलों ने महेंद्र से उसकी भूमि छीन ली और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार हमें कीर्तिपाल के ने चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने चालुक्य तथा सिसोदिया सरदार भुवनपाल की सहायता से कीर्तिपाल को परास्त करके चित्तौड़ को अधिकृत कर लिया और कुमार सिंह के बाद पदम सिंह और उसके बाद जैत्र सिंह सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार हमें जैत्र सिंह तक के इतिहास में बप्पा रावल की जानकारी मिलती है। अगले वीडियो में हम जैत्र सिंह के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।